NCERT साइंस क्लास 8। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए किसका सहायता होता है? तो वो उसको हम लोग पाटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटल कहते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार का आकार कैसा होता है? तो कीप के जैसा होता है। बीजों के कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं? तो वो 2 या 3 होते हैं। 2 या 3 होते हैं। सीड यानी बीज ड्रिल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। उर्वरक का उत्पादक कहाँ होता है? तो फैक्ट्रियों में होता है। आपको याद रखना है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये आपका जो है जिससे हमारा उर्वरक बनता है। और आपसे पूछेगा यूरिया, तो यूरिया एक पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसे लैब में बनाया गया। सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है पौधे में कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो 90% जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई के परंपरागत तरीके में कौन कौन से होते हैं? तो मोटर जिसको घिरनी कहते हैं, चेन पंप होता है और ढेकली होता है। ड्रिल तंत्र विधि के द्वारा पानी कहाँ कहाँ दिया जाता है? तो पौधों में, बगीचों में और वृक्षों में दिया जाता है। और वृक्षों में पता होना चाहिए। देखिए उत्तक 2 तरह का होता है, एक होता है सरल उत्तक, एक होता है आपका जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक में आपके कौन होते हैं? जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। और सरल उत्तक में आपके कौन होते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण ले जाना, फ्लोएम का काम होता है फूड को ले जाना, ठीक है। किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों पर गिरता है? तो उसको हम लोग ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप तंत्र कहते हैं। कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? तो धान, मक्का और सोयाबीन आपका खरीफ फसल है। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। और मक्का में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और धान के खेत में जो गैस निकलता है, डंप गैस, जिसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं, कौन है? मीथेन है, याद रखिएगा। खरीफ की फसल कौन से महीने में बुआई जाती है? तो जून से सितंबर में आपका खरीफ जो है ना बुआई जाती है। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो उसको हम लोग पाटल कहते हैं, यानी मट्टी का फोड़ना भी पाटल कहलाता है। हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती को कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एगो को रबी कहते हैं, एगो को खरीफ कहते हैं। तो रबी फसल और खरीफ फसल, रबी फसल को जो है ना हम लोग शीत के ऋतु में उगाई जाती है, याद रखिएगा। रबी की फसलें शीत की ऋतु में उगाई जाती है। जैविक खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संद्रत हो जाती है और तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। आपसे पूछेगा कि फार्मर फ्रेंड किसको कहते हैं? तो केचुआ को कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। फार्मर फ्रेंड होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा घटक कौन पाए जाते हैं? तो कवक और बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कॉड लिवर जो है तेल किस जीव से प्राप्त होता है? तो मछली से प्राप्त होता है। और याद रखिए यकृत में विटामिन ए का क्या होता है? स्टोरेज होता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। और मछली जो होता है ना, ये कितने कोष्ठक के होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और याद रखिएगा मछली लोग जो भी हैं ये सब सेक्रेशन यानी कि उत्सर्जन जो है ना किस रूप में करते हैं? अमोनिया के रूप में करते हैं। किस रूप में? अमोनिया के रूप में, इसलिए पानी में घुल जाता है। और ये ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा लेता है। और चलता, ये तैरता कैसा है? तो संरेखी। कैसा होता है? संरेखी होता है या रेखीय होता है, आप कह सकते हैं। और ये ऑक्सीजन पानी में घुलित ऑक्सीजन लेता है, जिसमें O2 की क्या होता है? कमी होता है। खरपतवारनाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है। क्या होता है? बीज बनने के बाद होता है। एक ही प्रकार के पौधे को एक बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? तो फसल कहलाता है। और जब हम खेतों में फसल बदल बदल के करते हैं तो उसको हम लोग फसल चक्र कहते हैं। गेहूं क्या है? रबी फसल है। कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें कौन है? आलू है, गन्ना है, अदरक है। आलू के कौन सा भाग खाते हैं? तो तना वाला भाग खाते हैं। आलू जो है सोलेनेसी कुल का है। आलू सोलेनेसी कुल का है, ठीक है।
और याद रहेगा इसके ऊपर में जो है ना एक ग्रीन ग्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा धब्बा, आलू के ऊपर ग्रीन ग्रीन धब्बा देखने को मिलेगा, वो जो है ना सोलोनेसी की वजह से होता है, यानी वो एक बिसेला आलू हो गया, वो आलू नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और अदरक के हम लोग किस भाग को खाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। चना की फसल क्या है, रबी फसल है। उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है, ठीक है। खरपतवार हटाने के लिए कहते हैं निराई कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होता है केचुआ से, फल बनता भी केचुआ से ही, इसीलिए इसको हम लोग कंपोस्ट खाद कहते हैं, और ये क्या है आपका नेचुरल खाद है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता क्या होता है, बढ़ जाता है। राइबोजियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं, तो फलीदार फसल के जड़ में। और ये राइबोजियम क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में देता है पौधे को। और पूछेगा आपके मिट्टी में जो है किस मैक्रो तत्व की कमी है, तो वो जिंक है। किसका कमी है, जिंक है। उसके बाद है कि ग्रंथियों में उपस्थित होता है क्या, फलीदार फसल के। किसके राइबोजियम जो है किसके ग्रंथियों में उपस्थित होता है, तो फलीदार फसल के या दलहनी फसल के जड़ में उपस्थित होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है, तो पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में के संपादन में, उत्सर्जन के संपादन में। खरीफ की फसल किस ऋतु में जाती है, किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में। और खरीफ फसलें कौन सी है, तो धान, मक्का, कपास है। धान, कप्पा, मकास है, धान, मक्का और कपास है। और कपास जो है ना लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। फसल उगाने के लिए किसान के द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा है, तो मिट्टी तैयार करना। और भारत मिट्टी अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमारे मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन होता है, जलोढ़ मिट्टी जाता है। बालू की मात्रा अगर ज़्यादा है तो दमोट है, कम है तो कोप कहा जाता है। इसी को कच्छारी मिट्टी कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। तो बांगर नई मिट्टी को बांगर, पुरानी मिट्टी को खादर कहा जाता है। 5 दिसंबर को हम लोग क्या मिलाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं हम लोग 5 दिसंबर को, याद रखिएगा। जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है, शहद है। और दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशरिंग कहलाता है। रेशेदार फसल क्या है, कपास है, ठीक है। यूरिया में कितने प्रतिशत तत्वों की अधिकता, मतलब यूरिया में कितने तत्वों की अधिकता होती है, तो नाइट्रोजन की, मतलब कि किस तत्व की अधिकता पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की अधिकता होता है, ठीक। 78% होता है, याद रखिएगा। कौन रबी फसल है, तो चना आपका रबी फसल है। बाजरा किस तरह का फसल है, तो खरीफ फसल है। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की कटाई कब होती है, तो मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में। और खरीफ फसल की कटाई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। कौन सी एक खरीफ फसल है, तो सोयाबीन, और इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी मिट्टी में मिट्टी रहने वाले केंचुओं को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करता है, तो पोली मिट्टी। कौन, पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। जब एक ही फसल के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियत रूप से उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। बीजों का बड़ा पैमाने पर भंडारण किसमें और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़ों जैसे कि चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पृथ्वी पे जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वो आपका क्या है, नाइट्रोजन है, जो 78%, ऑक्सीजन 21%, हम सांस में लेते हैं 21 और छोड़ते हैं 17%, ठीक है, 17%। और CO2 है 0.04%, और जब हम लेते हैं 0.04% और छोड़ते कितना है, तो 5% छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, 5%। उसके बाद है खसरा किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो विषाणु। टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, साल्मोनेला टाइफी। कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो पोलियो। कौन विषाणु जनित रोग है, तो पोलियो आपका विषाणु जनित रोग है। क्षय रोग किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग को क्षय रोग है। दूषित जल जनित रोग कौन है, तो हैजा है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और स्पायरोगेरा किसका उदाहरण है, तो सेवाल का उदाहरण है। क्लैडोमोनास किसका उदाहरण है, तो सेवाल का उदाहरण है। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा। अमीबा किसका उदाहरण है, तो प्रोटोजोआ का। पैरामीशियम किसका उदाहरण है, तो प्रोटोजोआ का। सल्फर स्रोतों से विघटन वायवीय दशाओं स्प्लेंजिस और न्यूसोफेरा किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा। राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ये कवक होता है। पेनिसिलिन किसका उदाहरण है, कवक का। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है सबसे पहले आपका एंटीबायोटिक बनाया था कवक के द्वारा ही। दूध से दही बनने की क्रिया
में किस सूक्ष्म जीव का आवश्यकता होता है? तो जीवाणु का। और दूध के घनत्व को नापते हैं हम लैक्टोमीटर से। दूध में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है। सेवाल स्पैरोगैरा द्वारा होता है। सेवाल जो है स्पैरोगैरा कहा जाता है कि सेवाल जो है क्या है? एक प्रकार का स्पैरोगैरा होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी जो है गैस बुलबुले देता है, जिसके लिए फैक्ट्री केक आदि छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो जॉनसन ने किया। दूरदर्शी का खोज किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। कवक दो होता है, एक होता है, देखिए कवक जो होता है ना, निम्न ताप पर क्या करता है? कम वृद्धि करता है। और अधिक ताप पर क्या करता है? अधिक वृद्धि करता है। इसीलिए खाद्य पदार्थ कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थ कहाँ रखे जाते हैं? कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं। प्रोटोजोआ जो है क्या है? अतिसार व मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ क्या करता है? अतिसार व मलेरिया जैसा रोग को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और राइबोजियम जो होता है ना, ये क्या है? एजोवेक्टर है। राइजोबियम क्या है? एजोवेक्टर है, जो कि फलीदार पौधे के जड़ में होता है, दलहन पौधे के जड़ में होता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल के हमारे पौधे को देता है। और यह क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है। राइबोजियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है। याद रखिएगा। और याद ये भी रखना है कि ये जो है ना लैंग्यून पौधे में होते हैं। राइबोजियम किस में होते हैं? तो लैंग्यून पौधे में होते हैं। लैंग्यून पौधे में होते हैं। लैंग्यूम पौधे में होते हैं। नील हरे शैवाल हो गया, वायुमंडल हो गया, इसमें से क्या करता है? ये नाइट्रोजन लेकर के उसको स्थितीकरण करता है। मेलामाइन जो है क्या है? मेलामाइन जो है क्या है? ये आग के प्रतिरोधी होता है। मेलामाइन जो होता है ये आग के प्रतिरोधी होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेलामाइन के जो फायरमैन होते हैं ना, उनके जैकेट को मेलामाइन के द्वारा बनाया, मतलब मेलामाइन से उनके जैकेट को बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आग इसमें नहीं लगता। मेलामाइन में क्या होता है? आग नहीं लगता। मेलामाइन में क्या होता है? आग नहीं लगता। याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों में मिले जाने के बाद अपने श्वसन क्रिया में खमीर यानी ईस्ट में क्या उत्पादित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र हो जाते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है? तो किण्वन है। किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, लुई पास्चर ने किया था। और याद रखिएगा यही लुई पास्चर है दूध का पाश्चुरीकरण के बारे में भी बताया था। और सफ़ेद क्रांति जो कि दूध उत्पादन से है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से रिलेटेड। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण बनता है? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। हैजा जो है ना घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा? घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। और कालाजार जो है ना सेंड फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है। सेंड फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है। मलेरिया क्या है? परजीवी है, यानी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। कि वाहक का उदाहरण क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है, मादा एडिज। नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु के द्वारा। भिंडी की पित्त किसके कारण होता है? तो विषाणु कीट के द्वारा। भिंडी का जो पित्त होता है किसके कारण होता है? विषाणु कीट के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। पाश्चुरीकरण अभिक्रिया का खोज वैज्ञानिक कौन है? तो लुई पास्चर, अभी जस्ट बताया। पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है? तो 15 से 30 डिग्री सेकेंड के लिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और फिर जो है एकाएक उसको हम लोग क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस। 15 से 30 सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और फिर एकाएक उसको हम लोग क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। किस गैस कितना पे? तो 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं। किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है? तो नाइट्रोजन का खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके का खोज किया था? तो 1978। याद रखना है। सूक्ष्मजीव क्या है? तो जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्मजीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा आक्रमण करता है? तो कवक करता है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन से गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किस सूक्ष्मजीव में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं? तो विषाणु में। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी का काम जीवाणु करता है। और इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था। संचरण रोग के सबसे मुख्य कारक क्या है? तो घरेलू मक्खी है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, बीमारी किस कीट की वजह से होता है? घरेलू मक्खी। कौन सा एक गेहूं का फसल रोग है? तो जीवाणु के द्वारा। गेहूं का फसल रोग किसके वजह से? जीवाणु के द्वारा। नींबू कैंकर किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो कवक के द्वारा होता है। नींबू कैंकर जो है किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। कौन सा एक
गेहूं की फसल का रोग है तो रस्ट, रस्ट जो है ना गेहूं के फसल का क्या रोग है, रस्ट, रस्ट क्या है, गेहूं की फसल का रोग रस्ट है। और नींबू का कैंकर जो है सूक्ष्म जीव कौन है, तो जीवाणु है। गेहूं के रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो कवक के द्वारा होता है। जीवाणु किस में सहायक होता है, मतलब जीवाणु जो है किस में सहायक होता है, तो पनीर में, अचार में, खाद्य पदार्थों में। औषधियों का स्रोत क्या है, तो जीवाणु और कवक दोनों हैं। औषधि को क्या कहते हैं, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है। सामान्य प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन से हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। सर्दी वर्दी लगता है देखिएगा डॉक्टर आपको एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट ही लिखा जाता है। और सर्दी वर्दी लगा है ना, कॉमन कोल्ड लगा है ना, तो फटाक से विटामिन सी आप ले लीजिएगा तो ठीक हो जाइएगा। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाते हैं, तो प्रतिजैविक मिलाते हैं। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यह रोग विषाणु के द्वारा होता है। और आपसे पूछ सकता है कि कॉमन कोल्ड जो है ना किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा राइनो वायरस, किसके वजह से, राइनो वायरस से होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, तो प्रतिरक्षी करता है, WBC। पादप रोग कौन कौन से हैं, पादप रोग कौन कौन से हैं, तो नींबू का कैंकर, गेहूं का रस्ट, भिंडी के पित्त। तो ये नींबू का कैंकर किसके वजह से, तो जीवाणु की वजह से। गेहूं का रस्ट किसके वजह से, तो कवक के वजह से। अब भिंडी का पित्त किसके वजह से, तो ये आप हमको बताइए, भिंडी का जो है रोग जो है ना वो किसके वजह से, भिंडी का रोग किसके वजह से होता है, तो ये आपका होता है, ये भी जो है ना ये भी आपका कवक के ही द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा विषाणु के द्वारा, हमने बताया था भिंडी का जो है ना कवक रोग किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए जब हम गर्म करते हैं तो एकाएक ठंडा करते हैं, उसी को हम लोग पाश्चुरीकरण करते हैं, जो कि लुई पास्चर के द्वारा यह दिया गया था। लेग्यूम पौधे में किसका स्थितिकरण होता है, तो नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता। किसका, तो नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता। नील हरे शैवाल हो गया, वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को भी स्थितिकरण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। उसके बाद है लेम्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो राइबोजियम। क्या होता है, राइजोबियम। और यह फलीदार पौधे में और तेलहन पौधे में, दलहन पौधे में होता है, उनके जड़ों में। मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितिकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है, तो जीवाणु करता है, नीलहरित शैवाल करता है। नाइट्रोजन का संवर्धन किस होता है, तो मिट्टी में होता है। फल सब्जियों का विघटन होने से क्या बनता है, तो खाद बनता है। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, तो रोगाणुजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगाणुजनक कहते हैं। बेसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु किस रोग का कारण है, तो एंथ्रेक्स रोग का कारण है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके का खोज किया, तो 1768 में। कब, 1768 में। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके का खोज किया, तो 1768 में। ये गलत है, 1968, ये 1968 और 1768 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप जो है ना चेचक के टीके का खोज, इसको आप सही मानिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता था, ईस्ट कौन बनता है, ईस्ट। टीनिया कैपिटिस किसका कारक है, तो ये गंजापन का कारण कौन है, टीनिया कैपिटिस। गंजा का कारण कौन है, टीनिया कैपिटिस। और कौन सा रोग कवक के वजह से होता है, तो गंजापन होता है, और यही होता है आपका टीनिया कैपिटिस कवक के वजह से होता है। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण किस यौगिक के द्वारा किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट के द्वारा। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बना देते हैं, तो विषाक्त बना देते हैं। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन सा आक्रमण करते हैं, तो कवक करते हैं। भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। संदूषण रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब वो गंध वंध नहीं देने लगता है खाना को, आप छोड़ देते हो तो सड़ने के बाद। केवल परपोषी ही गुण कौन होता है, तो विषाणु का। केवल परपोषी में ही गुण होता है कौन, तो विषाणु का। विषाणु में होता है परपोषी गुण। कौन सा जो है सूक्ष्मजीव अकेले रह सकते हैं, तो अमीबा अकेले रह सकते हैं। और कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विषाष्ट इत्यादि जो है ना का अपघटन किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। चीनी में अल्कोहल में परिवर्तित कर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है, किण्वन जिसको बोलते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब किया, तो 1857 में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फेमलिंग के द्वारा जीवाणु रोग से बचाव के लिए एक संबंध पर प्रयोग कर रहे अचानक उन्होंने संवर्धन स्तरी का अंग
कि फफूंद के छोटे बीजाणु देखे, फफूंद के छोटे बीजाणु देखे तथा उन्होंने पाया कि यह फफूंद जो है ना जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो कौन? हरा। कौन रखते हैं? हरा। कौन रोकते हैं? हरा। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा एक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, वह क्या कहलाता है? तो संचरीय रोग कहलाता है। गाय में खुर और मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। नमक, खाद्य तेल का प्रयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। क्या कहा जाता है उसको? परिरक्षक कहा जाता है। जैम, स्क्वैश बनाने किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट का। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो चीनी के द्वारा। किसके द्वारा? चीनी के द्वारा किया जाता है। तेल व सिरके का प्रयोग कर अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवित नहीं रहते। कौन? तो जीवाणु जीवित नहीं रहता। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी कि अधिक से कम। अवरोही मतलब क्या होता है? अधिक से कम। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। सभी जीवों का आवश्यक संघटक कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है। अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। याद रखिएगा, सब में आपका हाइड्रोजन मिलेगा। और क्षार में क्या मिलेगा? OH- मिलेगा। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्रदर्शित यानी ड्रिल किया गया था? तो वो पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। क्या? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। भारत में तेल पाया जाता है असम में, गुजरात में, बम्बई में और गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। और बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कृष्णा नदियों के बेसिन में भी आपका पाया जाता है। भारत में सबसे पहले जो 1867 में तेल का पता किस स्थान पर लगा था? मागदुम, असम में लगा था। मागदुम, असम में लगा था। कोक क्या है? एक प्रकार का क्या है? कठोर सरंध्र काला पदार्थ है, जो कोयला जिसको कहते हैं। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर बनती है। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो डीजल का। और डीजल का शुद्धता हम लोग नापते हैं सीटेन से, और पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, और सीटेन संख्या से डीजल का। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कार्बनीकरण कहते हैं। सबसे पहले कोयले का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेल इंजन में भाप बनाने के लिए। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार हुआ। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में जो है ना घने दाब जाने से कोयला बना था? तो 300 मिलियन वर्ष। कोयला जलने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो 200 पदार्थों का मिश्रण आपका कोलतार है। कोलतार का प्रयोग किया जाता है संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण सामग्री में इत्यादि में। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो डीजल का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? तो समुद्री जीवों से और मृत जीवों से। समुद्री जीवों से और मृत जीवों से। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? 1859 में। तेल का पहला जो है ना कुआं का निर्माण कहाँ हुआ? 1859 में हुआ। प्रकृत गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? तो CNG के रूप में। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य नाम क्या है? काला सोना। पेट्रोल को काला सोना कहते हैं, यानी पेट्रोलियम उत्पादन को काला सोना कहते हैं। किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेप्थलीन की गोलियां का प्रयोग करते हैं, यानी कोलतार का बना होता है। किससे बना होता है? कोलतार का बना होता है। किस कारण पृथ्वी के अंदर भूभृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं? तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। कोक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस्पात के उद्योग निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में। कोयले के प्रक्रम के द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है? तो कोयला गैस। क्या प्राप्त होता है? कोयला गैस जो है आपका प्राप्त होता है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किस के ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर बनती है। किसके ऊपर? जल के ऊपर बनती है। कोयला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बन। उद्योग में कोयले के प्रक्रम के द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? तो कोक, कोलतार, कोयला गैस। प्राकृतिक में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो परिष्करण।
पेट्रोलियम के संगठक कौन है? पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक है। कोयले का दूसरा नाम क्या है? तो जीवाश्म नाम है, फोइजल। घरों व उद्योग में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का। पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है, पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन में। डैश अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु, सूर्य का प्रकाश। जीवाश्म ईंधन किसको कहा जाता है? तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना होता है उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बिटुमेन किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम के, और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। कौन संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है? तो वो क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव क्या होता है? तो कोलतार होता है। औषधि, सुगंध, विस्फोट सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो कोलतार का प्रयोग होता है। किस गैस का प्रयोग लंदन और न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? तो कोयला गैस का। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग हल्के स्वचालित वाहनों में होता है? तो पेट्रोलियम में। किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजी की पृथक करने की प्रक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक संयोजी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको पेट्रोस रसायन कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का प्रयोग उर्वरक यानी यूरिया के रूप में किया जाता था? हाइड्रोजन गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किस के रूप में भंडारित किया जाता था? सीएनजी के रूप में। किस उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता था? सीएनजी का। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का प्रयोग किसका? पेट्रोल का। जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता था? मिट्टी का तेल। जेट वायुयान में ईंधन के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मिट्टी का तेल। जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो डीजल का। जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में डीजल। वायुयान में, जेट वायुयान में मिट्टी का तेल। पेंट एवं सड़क निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमेन का। किसका? बिटुमेन का। देखिए आपसे पूछेगा बीआर हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आंस्टाइन हो गया, एसबी हो गया, टीई हो गया और पोलेनियम होगा, टेलुरियम हो गया और पोलेनियम हो गया। ये सभी क्या है? उपधातु हैं। ये सभी क्या है? उपधातु हैं। क्या है? उपधातु। 7 है। कितने उपधातु हैं? 7 है। और धातु जिसमें चमक होता है उसको आयोडीन कहते हैं। वह उपधातु वह अधातु जिसमें चमक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोडीन कहते हैं। वह धातु जो कि आपका ब्रोमीन होता है, क्या होता है? ब्रोमीन होता है। उपधातु क्या होता है? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन, जो कि क्या होता है? टेम्परेचर आपके लिक्विड अवस्था में होते हैं, रूम टेम्परेचर पर। आपसे पूछेगा आघात वर्धनीयता और तन्यता किसका ज़्यादा होता है? आघात वर्धनीयता और तन्यता किसका ज़्यादा होता है? तो सोना का होता है, उसके बाद चांदी का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का। सबसे ज़्यादा सोना का, सबसे कम एल्यूमिनियम का। ठीक है। और नहीं होता है इसमें क्या होता है? तो आपका जो है ढलवा लोहा का नहीं होता है। आघात वर्धनीयता और तन्यता ढलवा लोहा का नहीं होता है। ठीक है। और कास्ट आयरन का नहीं होता है और सीसा का नहीं होता है। आघात वर्धनीयता जो है किसका किसका नहीं होता? ढलवा लोहा का नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन का नहीं होता है और सीसा का नहीं होता है। धातु जो है ना क्या है? उष्मा व विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और सीसा अपवाद में हो गया। सीसा क्या हो गया? अपवाद में हो गया। धातु क्या है? उष्मा व विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, लेकिन सीसा नहीं होता है। और धातु जो है ना उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। और धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन आपका ग्रेफाइट क्या है? सुचालक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला देते हैं ना तो पानी बन जाता है। और तीव्र दहन किसका ज़्यादा होता है? तो एलपीजी और सीएनजी का क्या होता है? सबसे ज़्यादा तेज दहन होता है। अब मंद दहन किसका होता है? श्वसन और लकड़ी का, जो हम सांस लेते हैं उसका मंद दहन होता है। लकड़ी का मंद दहन होता है। और स्वतः दहन जो खुद से जलता है कौन होता है? ये आपका पोटेशियम और सोडियम होता है। पोटेशियम और सोडियम होता है जो कि खुद से जलने लगता है, मतलब उसको आप वायु में छोड़ दीजिएगा फट से जलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपसे पूछेगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं Al2O3 बनता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। और कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो CO2 होता है, जो कि अम्लीय होता है। CO2 कैसा होता है? अम्लीय होता है। और Al2O3 क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। इसको एम्पोथर्मिक कहा जाता है।
देखिए धातु का ऑक्साइड जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है, और इसका ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। CO2 क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा उभयधर्मी के बारे में, तो Al2O3 क्या है, उभयधर्मी है। ZNO उभयधर्मी है। PbO2 उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों तरह का गुण होता है, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है, जिसको हम लोग एम्पोथर्मिक कहते हैं। और धातु क्या है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और धातु क्या करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु प्लस अम्ल जब मिला देते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। धातु प्लस अम्ल जब मिला देते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। क्षार प्लस धातु जब हम मिला देते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्षार प्लस और धातु मिला देते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। लवण प्लस क्षार मिला देते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल प्लस क्षार मिला देते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। अम्ल प्लस क्षार मिला देते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। और कठोर धातु आपसे पूछेगा, धातु बोलेगा ना, ठीक है, कठोर धातु बोलेगा तो वो धातु बोलेगा तो प्लेटिनियम हो जाएगा, और कठोर तत्व बोलेगा तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका दहन और ज्वाला है, दहन और ज्वाला है, दहन और ज्वाला है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल माचिस का तिल्ली जो होता है ना उस पर कौन सा होता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, तो पीला दिखाई देता है। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, तो श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। अब वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जमने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। माचिस की तिल्लियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, तो तीव्र दहन का उदाहरण है। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीले लौ होता है, तो बाहरी क्षेत्र नीला होता है। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु किस गैस से हो सकती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। यो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, घुल जाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। कास्ट कोयला कहाँ है, तो वायु में। कास्ट कोयला कहाँ है, तो वायु में है। जब वायु चिमनी में नीचे में से प्रवेश करती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है, तो निर्बाध रूप से। बारूद में कौन सा पदार्थ होता है, तो सल्फर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो CO2 है। हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अवघटित होता है, अवघटन अभिक्रिया। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशमक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है, तो आग पर नियंत्रण होता है, आग पर नियंत्रण होता है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है, तो CO2 के कारण। कोयले में डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस गैस पर ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है, तो सल्फर है। कौन है, सल्फर है। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति और वायु की उपस्थिति। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। और खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो LPG है। इसमें जो है ना प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, और सेंट के लिए इसमें मिथाइल मर्कप्टेन मिलाते हैं। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। तेल में लगी आग को किस अग्निशमन के द्वारा बुझाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, तो मंद दहन के उदाहरण है। मोमबत्ती का ज्वाला कौन सा भाग सबसे गर्म होता है, तो बाह्य क्षेत्र। कैसा होता है, तो पीला होता है। कागज के कीप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, कागज का कीप नहीं जलेगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, तो बाहरी क्षेत्र का।
ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है, तो लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला। और ईंधन का मात्रा क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा उसको। धातु जो होता है ना, वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अपवाद में आपका क्या हो गया, सीसा, अपवाद में क्या हो गया, सीसा। और अधातु जो होता है ना, उसको क्या होता है, जो चमक होता है वो आपको आयोडीन होता है, अपवाद में आयोडीन। वैसा अधातु जिसमें चमक होता है, अपवाद में क्या हो गया, आयोडीन हो गया। और अधातु जो क्या होता है, आघात वर्धनीयता और तन्यता जो है ना, इसमें नहीं होता है, अधातु में नहीं होता। लेकिन आपसे पूछेगा कि इसका क्रम बताने के लिए, तो याद रखिएगा, जो आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका क्या है, ये आघात वर्धनीयता का आपका क्रम है। ये क्या है, आपका क्रम है। सबसे ज़्यादा सोना में, फिर चांदी में, फिर कॉपर में, फिर आपका एल्यूमिनियम में। और याद रखिएगा, जो आपका ढलवा लोहा होता है और ये क्या होता है, आपका कास्ट आयरन होता है, और सीसा आपका क्या हो गया, सीसा। और याद रखना है कि अधातु जो होता है ना, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन धातु क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट आपका अपवाद में आ गया, ग्रेफाइट अपवाद में हो गया, क्योंकि ये जो है आपका विद्युत का क्या है, आपका सुचालक है। जिस तरह से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, और इसी में आपसे पूछेगा कि ग्रेफाइट जो होता है ना, ये आपका विद्युत का सुचालक हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप देखिएगा, एल्यूमिनियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, जब इसको आप संयोग करोगे तो Al2 और O3 बनता है, ठीक है। और यह जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है। Al2O3 कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। वहीं पे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो CO2 का निर्माण करता है, और यह कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, क्योंकि आपका कार्बन क्या है, अधातु है, और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CO2, वो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। मंद दहन के बारे में बोलेगा तो श्वसन लकड़ी जो है ये क्या है, आपका मंद दहन है। और स्वतः दहन बोलेगा, स्वतः दहन मतलब होता है जो अपने आप जलता है, तो वो क्या हो गया, पोटेशियम आपका हो गया, पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया। और तीव्र दहन बोलेगा, मतलब तेज दहन जो होता है वो कौन होगा, तो तीव्र दहन अल्फा क्या होगा, LPG हो जाएगा और CNG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CNG हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। वहीं पे आपका है उभयधर्मी आता है। क्या आता है, उभयधर्मी। क्या आता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी जो होता है आपका कौन हो गया, Al2O3 हो गया, ZNO हो गया और PbO2 हो गया। ये सभी उभयधर्मी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्षारीय गुण और अम्लीय गुण दोनों चीज़ होता है। और धातु क्या होता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। और धातु जो है वो आपका जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन धातु प्लस अम्ल जब मिलेगा, धातु प्लस अम्ल जब मिलेगा, मतलब आपका मेटल और एसिड को जब आप मिला दीजिएगा तब आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप क्षार प्लस आप मेटल को मिला दीजिएगा तो आपका लवण बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। वहीं पे आपका जो है अगर आप एसिड और बेस को जब मिला दीजिएगा तो फिर क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा और जल बनेगा। और आपसे पूछता है कि कठोर धातु का प्रयोग जो है हम लोग किस में करते हैं, तो कठोर धातु प्लेटिनम होता है और कठोर तत्व जो है वो आपका हीरा होता है। कठोर धातु प्लेटिनम और कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है। अब समझना है कि ऊष्मीय मान, जिसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, 1 ग्राम जब हम ईंधन को जलाते हैं और जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन का क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। फिर से समझिए, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा रिलीज होगा, यानी जो ऊष्मा हमें प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन का ऊष्मीय मान कहेंगे। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा कितना होता है, तो 150 किलो जूल प्रति ग्राम आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछेगा कि ऊष्मा का यूनिट बताइए, तो जूल प्रति किलोग्राम होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है।
आग जो है 4 तरह के होते हैं, आग जो है 4 तरह के होता है। एक होता है आपका लकड़ी और कागज, जो आग लगता है एक लकड़ी और कागज होता है। दूसरा आपका होता है डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन 2 तरह का हुआ। तीसरा आग होता है जिसको त्रिप दहन कहते हैं, जो कि एलपीजी होता है, सीएनजी होता है। और चौथा आग होता है आपका बिजली। चौथा आग क्या होता है? बिजली। चौथा आग क्या होता है? बिजली, जो कि विद्युत उपकरण में आग बुझाए होंगे। विद्युत उपकरण में जो आग बुझाते हैं, किससे बुझाते हैं? उसको बोलते हैं CCl4। CCl4 होता है, क्या होता है? CCl4 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। आप आता है दहन। क्या आता है? दहन। तो दहन जो है ना आपका 2 होता है, एक होता है आपका पूर्ण दहन और एक होता है आपका अपूर्ण दहन। तो पूर्ण दहन में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसको हम वायवीय शोषण कहते हैं। अपूर्ण दहन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जो है ना पूर्ण नहीं होता, यानी वहाँ पे क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम लोग दोम घुटू गैस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। अब याद रखिएगा, कोयला जलने पर क्या क्या सब होता है? कोयला जलने पर आपका CO2 गैस होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, जो निकलता है आपके कोयला जलने पर। ठीक है। और देखिए, रेड डाटा बुक जो होता है ये विलुप्त प्राणी का एक क्या होता है? सूची होता है, जो कि UNCIN के साथ जो है IUCN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक क्या होता है? जारी होता है। IUCN के द्वारा क्या होता है? रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब समझिए क्रॉक कैम्बियन में क्या होता है? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे जो है ना उसको कुछ दिखा, और उसी का नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया। उसी का नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया। यानी क्रॉक जो आपका होता है, क्रॉक होता है ना, जो आपने बैडमिंटन खेला होगा उसका क्रॉक होता है ना, क्रॉक। ठीक है, उसके कैम्बियन में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से देखता है, और उसमें माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उन्होंने माइक्रोस्कोप का जुगाड़ लगा के आविष्कार कर लिया। और उसी से उन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा जो देखा, ठीक है, थक्का जो देखा, तो उसको उसी का उन्होंने क्या दिया? सबसे पहले नाम रखा, जिसका क्या नाम रखा? सेल। और यह जो है एक प्रकार का डेड सेल था। क्या था? यह एक प्रकार का डेड सेल था। और कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में। कब खोजा था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए। और लुवेनहॉक जो है, एंटोइन लुवेनहॉक ने जो है जीवित सेल का आविष्कार किया। किसके ऊपर में खोजा? किसके ऊपर में? तो जीवाणु के ऊपर में। किसके ऊपर में खोजा? जीवाणु के ऊपर में खोजा। और छोटी संरचना जो दिखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र से क्या बनता है? आपका पूरा का पूरा शरीर बनता है। ठीक है, यानी सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बना? शरीर। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बना? शरीर बना। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखना है कि हमारा जो सेल है वो एनर्जी किस रूप में लेता है? तो ATP के रूप में लेता है। किस रूप में लेता है? ADP के रूप में। किस रूप में? ATP के रूप में। और ग्लूकोज जो है वो ATP के रूप में टूटता है। ग्लूकोज जो है ATP के रूप में टूटता है। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है तो वायवीय शोषण होता है, और नहीं होता है तो अवायवीय शोषण होता है। और वायवीय शोषण में क्या होता है कि 36 ATP बनते हैं, और अवायवीय शोषण में क्या होता है? 2 ATP बनते हैं। कितने? 2 ATP बनते हैं। तो 36 प्लस 2 ATP मिलके 38 ATP का निर्माण होता है, और जो कि हमारा सेल लेता है। ठीक है, ATP के रूप में। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। और एक सेल है, इस सेल के अंदर में 2 लड़ी है। 2 लड़ी, बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल वॉल जो होता है वो पादप में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपको दोनों में होता है, पादप में भी और जंतु में भी, दोनों में होता है। लेकिन सेल वॉल केवल और केवल आपके पादप में ही आपका होता है। और बीच में क्या होता है? आपका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का कैसा होता है? अर्धप्रागम्य झिल्ली होता है। यह कैसा होता है? आपका अर्धप्रागम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्धप्रागम्य झिल्ली होता है। सेल विभाजन का बात करेंगे तो सेल विभाजन जो है ना आपका क्या होता है? समसूत्री होता है और अर्धसूत्री होता है। समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है। समसूत्री जो आपका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है? शरीर का वृद्धि करने में सहायक होता है। और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है यह जो है जनन में सहायक होता है। अर्धसूत्री जनन में, और समसूत्री जो होता है वो शरीर की वृद्धि में आपका सहायक होता है।
अब समझिए निषेचन के बारे में। निषेचन जो है ना, निषेचन जो है ना, ये होता क्या है, फीमेल से आपका एग आएगा और मेल से आपका क्या आएगा, स्पर्म आएगा। जब ये दोनों मिलेगा तब आपका क्या होगा, निषेचन होगा। और ये निषेचन कहाँ होता है, फीमेल के फ्लैपियन ट्यूब में, फीमेल के फ्लैपियन ट्यूब में। जैसे निषेचन हुआ तो सबसे पहले क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और जायगोट के बाद क्या बनेगा, 2 सेल बनेगा, फिर उसके बाद 4 सेल बनेगा, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, मोरूला बनेगा। क्या बनेगा, मोरूला। क्या बनेगा, मोरूला बनेगा। और मोरूला के बाद क्या बनता है, प्लास्टोसाइड बनता है। मोरूला के बाद क्या बनता है, प्लास्टोसाइड बनता है। और प्लास्टोसाइड के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। प्लास्टोसाइड के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और याद रखिएगा कि फर्टिलाइज जो सेल होता है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चरण होते हैं। जैसे फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, 16 सेल बना, फिर उसके बाद ब्लास्टोसाइड बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसाइड बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसाइड बनता है, याद रखिएगा, ब्लास्टोसाइड बनता है। फिर उसके बाद फीटस बनता है। फिर फीटस के बाद आपका जो है ना क्या होता है, फ्यूटस बनता है। फिर 9 मंथ के बाद आपका क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। और 4 वीक में आपका फीटस बनता है, 10 वीक में आपको फूटस बनता है, और 16 वीक में फ्यूटस बनता है। याद रखिएगा, यानी कि फीटस, फोटस, फ्यूटस, फीटस, फ्यूटस, फ्यूटस बनता है 4 वीक में, 10 वीक में, 16 वीक में। और 9 मंथ में फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद फिर आपका बच्चे को जन्म देने लगता है। और शिशु जन्म देने वाले को हम लोग जरायु कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। जो शिशु को जन्म देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में जरायु कहते हैं। और ओविपोरस जो होता है वो अंडे को जन्म देता है, अंडे को जन्म देता है। जो अंडे को जन्म देता है उसको ओविपेरस कहते हैं, जिसको अंडजनक कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। जो बच्चे को जन्म देता है उसको हम क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एग से क्या बनता है, लार्वा। एग से क्या बनता है, लार्वा। लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा। अब प्यूपा से क्या बनता है, आपका जीव बनता है, जिसको जो एडल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, एडल्ट होता है। ये याद रखिएगा। लड़कों में बोलेगा आपका जो युवा आरंभ होता है, युवना आरंभ होता है, यानी कि यंगेस्ट होता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो स्वर यंत्र से पता चलता है। किससे, स्वर यंत्र के वृद्धि से पता चलता है। यानी कि देखिए बॉय में क्या होगा, बॉय में पता कैसे चलेगा कि ये लड़का जवान हो गया, कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनका आवाज जो होता है ना उसमें क्या होता है, आपको मोटापन आ जाता है, आवाज में मोटापन आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है। और लड़की में अगर यही चीज बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मासिक धर्म शुरू हो जाएगा, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मासिक धर्म शुरू हो गया, फिर उसमें स्तन का बढ़ना हो जाएगा, फिर बाकी और भी बहुत सारी क्रियाएं होने लगती है, आवाज का और ज्यादा पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज जो है ना आपको देखने के लिए मिलेगा फीमेल के अंदर में। किस में देखने के लिए मिलेगा, फीमेल के अंदर में देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो हमारा है पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण। कहता है वनोन्मूलन के किस गैस के अवशोषण में कमी आती है जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। जो ज्वालामुखी होता है उससे जलवाष्प गैस निकलता है, और हमारे वायुमंडल पर 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और हम लेते हैं 0.04% और छोड़ते हैं आपका 5%, और लेते हैं ऑक्सीजन 21% और छोड़ते हैं हम 17%, लेते हैं नाइट्रोजन 78% और छोड़ते हैं भी हम नाइट्रोजन 78% ही है, याद रखिएगा। कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है, तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक, ये सभी क्या है, आपके पारितंत्र का हिस्सा है। किसके अंतर्गत पादपों, कवक तथा जंतुओं का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो आपका रेड डाटा बुक के अंदर है। वनोन्मूलन का क्या कारण है, तो कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना। वनोन्मूलन का परिमाण नहीं, नाम नहीं है, वो क्या है, वर्ष में वृद्धि, वर्ष में वृद्धि जो है परिणाम नहीं है। मरुस्थलीकरण क्या है, तो उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना,
ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं। वह स्थान जहां वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है उसको हम लोग चिड़ियाघर यानी जू कहते हैं। बाघ अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संरक्षण, बाघों का संरक्षण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे में गैस आवश्यक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की संकल्पना किसने किया? तो सर पीटर स्कॉट ने किया था। सर पीटर स्कॉट ने किया रेड डाटा बुक। वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड होता है उसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, IUCN के द्वारा। नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को क्या कहा जाता है? पुनः वन रोपण कहते हैं, पुनः वर्म रोपण कहते हैं। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे को अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं उसको हम लोग प्राणी क्या बोलते हैं? प्रजात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजाति। क्या कहते हैं? प्रजाति। वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का उर्वरता कम हो जाती है और मृदा की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है और मृदा क्या होता है? अपर्दन होता है, मतलब कटना शुरू हो जाता है। किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित होता है? तो IUCN के द्वारा। किस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? उसको प्राणी जात कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए वाले जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हम उसको वनस्पति जात कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वनोन्मूलन में वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वनोन्मूलन प्राकृतिक कारण क्या है? तो इसका दबाव नल है, भीषण सूखा है। वन्य जीव के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र कौन है? तो राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है और वन्य जीव जो वन्य जंतु अभ्यारण्य है। कोंच पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है, तो पिपरिया अभ्यारण्य जो है आपका नहीं है। कौन सा मृदा अपरदन रोकने में सहायक होता है? तो वृक्ष। ठीक है। और कौन सा वन जंतु संकटापन्न होता है? तो काला हिरन, सुनहरी बिल्ली और हाथी। ये सभी क्या है? रेड डाटा बुक में खत्म हो चुका है। सागौन का दूसरा नाम क्या है? तो टीक है। कौन पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है? तो वो आपका भालू जो है नहीं है। कागज का कितने बार पुनःचक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार पुनःचक्रण संभव है। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए कौन सी विशिष्टता है? तो यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक सुरक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है? तो सतपुड़ा है। पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो पानी और जंगल में। वनोन्मूलन से क्या होता है? तो पृथ्वी पर ताप बढ़ता है और प्रदूषण स्तर में भी वृद्धि होती है और मृदा का कटाव होता है। बाघ परियोजना को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 में। और संरक्षण का अर्थ क्या होता है? रक्षण करना। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? रक्षण करना। वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि करना और घरों व कारखानों का निर्माण करना और लकड़ी का उपयोग करना। पृथ्वी के जो भाग जीव पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव मंडल कहते हैं। जिस भाग पर जीव पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है? तो पौधे और जीवों के लिए। कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? तो सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? तो वायुमंडल में बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? तो वायुमंडल में जो है आपका बढ़ जाता है। पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? तो वनोन्मूलन कहा जाता है। ये सब पता होगा। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां। पौधे व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन है? तो वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण हो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान का, नेशनल पार्क कहा जाता है। कौन जो वनोन्मूलन का कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण नहीं है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। डैश भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण है? तो वनोन्मूलन है। विश्व उष्ण के लिए उत्तरदायी है CO2। विश्व जो है उष्ण के लिए उत्तरदायी है CO2 है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पूर्ण वनोरोपण, यानी कि फिर से आपको वृक्ष लगाना। मरुस्थलकरण के कारण कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदल जाना। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसको अभ्यारण्य कहते हैं। रेड डाटा बुक जो है यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त जातियों का रिकॉर्ड जो है किया जाता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसको लैंगिक कहते हैं और जिसमें 2 अलग अलग भाग लेते हैं उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। आपका हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा जनन करता है और कायिक जनन जो होता है जड़ में हो गया, पत्ती में हो गया और तना में होता है। द्विविखंडन किसके द्वारा होता है? अमीबा के द्वारा होता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। बहुविखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है।
नर और मादा आवश्यक है किसमें, तो लैंगिक जनन में आवश्यक है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक क्या कहलाते हैं, युग्मनज कहलाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। नर युग्मनज क्या कहलाते हैं, शुक्राणु। ठीक है। अब मानव शरीर का निषेचन कहाँ होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि माँ में संयोजन होता है अंडाणु में। वह निषेचन जो मादा के शरीर में अंदर होती है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। मादा जननांग क्या होता है, गर्भाशय होता है। शुक्राणु कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और ये टेस्टिस में बनता है, विरेचन जिसको कहते हैं। कोशिका के सामान्य संगठक किसमें पाया जाता है, तो शुक्राणु में। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक कहते हैं। भ्रूण का वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों का पहचान हो सके उसको गर्भ कहते हैं। जंतु में जनन की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। अंड प्रजक जंतु कौन नहीं है, तो बिल्ली नहीं है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसको जरायु यानी उसको क्या कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। और जो अंडे को जन्म देता है उसको हम लोग ओविपोरस कहते हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है, जनन होता है, केंद्रक होता है और खंडन होता है। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में। अलैंगिक जनन का मुकुलन के द्वारा किस में होता है, हाइड्रा में। जाति पर का निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। एक ही जनन नए जीवों को जन्म देता है उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है, प्रजनन है। मादा युग्मनोज तथा युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है, निषेचन। और यह कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। एक डेड पोल किस प्रकार का वयस्क होता है, तो कार्यांतरण होता है। क्या होता है, कार्यांतरण होता है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, मादा शरीर में होता है। विखंडन विधि के द्वारा जनन कौन करता है, हाइड्रा करता है। मुकुलन के द्वारा आपका हाइड्रा करता है। विखंडन मुकुलन के द्वारा हाइड्रा करता है। मनुष्य में मादा युग्मनज क्या कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। और भ्रूण नियंत्रण विकास होता है गर्भाशय में। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, मुर्गी में। किसमें, मुर्गी में। और मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग कितना सप्ताह लगता है, 3 सप्ताह लगता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन जनन कहते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था की ओर। देखिए हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह, देखिए हार्मोन को क्या करता है, ब्लड प्रवाह करता है। और जो निर्मोचित कौन सी ग्रंथियां करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि 2 होता है, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। नलिका विहीन होता है कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको डक्टलेस कहते हैं। और लैंगिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा लैंगिक हार्मोन का क्या होता है, स्रावन होता है। मादा हार्मोन किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन को। नर हार्मोन किसको कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, ये आपका टेस्टिस के अंदर बनता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो कहता है, तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। किस हार्मोन में अंडवाहिनी में परिवर्तन पूर्ण होता है, तो एस्ट्रोजन में। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में सहायक है, तो प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। पुरुषों के वृषण से मुख्यतः कौन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन है। शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, वसा। वसा में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है वसा। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है वसा। स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो XX। पुरुष में कौन होता है, XY। और पुरुष तथा स्त्रियों में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 44, यानी कि 22 जोड़ा होता है। देखिए 22 जोड़ा प्लस 2 जोड़ा, इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं पुरुष में, और इसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, इसको एलोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोजोम कहते हैं। ठीक है। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है उसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाला परिपक्व किसका होता है, यौवना आरंभ होता है। यौवना आरंभ के समय वृषण पोरून हार्मोन स्रावित करता है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है, तो थायरोक्सिन का करता है। किसका करता है, थायरोक्सिन। और इसी के कमी से क्या होता है, गलकंड या गोइटर होता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ कौन है, दूध है, मांस है, नट है और दालें हैं। दूध में विटामिन C नहीं होता है। यौवना आरंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है, तो स्वरयंत्र में होता है। और लेयरिंग, स्वरयंत्र को ही हम लोग लेयरिंग्स कहते हैं। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसका उपस्थिति होता है, आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। लो प्रचुर मात्रा में होता है पत्तेदार सब्जी में, गुड़ में, संतरा में और आंवला में। हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है।
शरीर में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार का एक भाग है? तो वृद्धि का एक भाग है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है? प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया और कार्बोहाइड्रेट का पर्याप्त मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? तो ब्लड का निर्माण करता है। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है। अपने आप में संतुलित भोजन कौन है? तो दूध है। शिशु को किसके दूध से संतुलित भोजन मिलता है? तो माँ के दूध से संतुलित भोजन मिलता है। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो किशोरावस्था में। जन्म लेने वाले शिशु को लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका कौन है? तो गुणसूत्र है। कौन? तो पुरुष का गुणसूत्र है। उसके बाद HIV क्या है? एक वायरस है। थायराइड एवं एडिनियल ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। किशोरावस्था की उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष। उसके बाद है बल और दबाव, बल और दाब, बल और दाब। ठीक है। असंपर्क बल के उदाहरण क्या है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी क्या है? असंपर्क बल है। क्या है? असंपर्क बल है। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक असमान ध्रुवों को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। किस बल के कारण? तो ये पेशीय बल के कारण। किसके कारण? पेशीय बल के कारण क्या करता है? ये धकेला जाता है। पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाओं तथा अन्य क्रियाओं के लिए कौन सा बल का उपयोग करता है? तो उसको हम लोग पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। बैल, पेड़, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य को करते हैं। ठीक है। और इन कार्यों को करने के लिए कौन सा बल उपयोग होता है? तो पेशीय बल। चुंबक के द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया जाने वाला बल क्या है? असंपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल किसका उदाहरण है? तो असंपर्क बल का उदाहरण है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल किसका उदाहरण है? तो असंपर्क बल का जो है आपका उदाहरण है। उसके बाद चलिए, स्थिर वैद्युत बल किसका उदाहरण? असंपर्क बल का है। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। कील के नुकीले सिर पर क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा? कम होगा। अभिकर्षण का अर्थ क्या है? खींचना। अभिकर्षण का अर्थ क्या है? खींचना। अन्योन क्रिया के कारण उसके बीच में क्या लगता है? तो बल लगता है। अन्योन क्रिया के कारण उसके बीच में क्या लगता है? बल लगता है। एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है। वायु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। किसका परिमाण व दिशा दोनों होता है? तो बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग दाब कहते हैं। दो सतह के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल होता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, उसे कौन सा बल कहते हैं? उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। कील के नुकीले सिरों को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है? तो दाब उत्पन्न होता है। हमारी मांसपेशियों पे लगने वाला बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल क्या है? एक संपर्क बल है। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर आता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण। बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो परिमाण से। दो सतह के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है। और किस वस्तु के संपर्क में होने वाला कौन सा बल है? तो पेशीय बल है। किसी वस्तु के संपर्क में होने वाला बल पेशीय बल है। कई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल किसके बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया? तो ऑटो वन गेरिक। खिंचवा के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण कौन है? कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टीन खींचना, बच्चे द्वारा खिलौना गाड़ी को डोरी लगा करके खींचना। ठीक है, याद रखिएगा, डोरी लगा करके खींचना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो घर्षण है। क्या है? घर्षण है। क्या है? घर्षण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षयकारी बल भी कहते हैं। घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षयकारी बल भी कहते हैं। और घर्षण जो है ना, ये तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण बल जो है तापीय ऊर्जा में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा में क्या होता है? बदल जाता है। देखिए, लुब्रिकेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार का घर्षण बल होता है। एक होता है एस्थेटिक, दूसरा होता है गति, और तीसरा होता है लोटनिक। क्या होता है? लोटनिक होता है। एक होता है एस्थेटिक, स्थिर
जो कि आपका वस्तु पर लगता है, स्थिर वस्तु पर लगता है, स्थैतिक स्थिर वस्तु पर, स्थैतिक स्थिर वस्तु पर। और गति जो लगता है वो सर्पी पे, किस पे, सर्पी पे, ठीक है, किस पे, सर्पी पे या फिसलन पे। सर्पी मतलब हो गया, इस गति मतलब क्या, सर्पी मतलब सरफेस पे और फिसलन पे। और लोटनी किस पे लगता है, लुढ़कना, जो आपका गोल गोल लुढ़कता है, जैसे कि पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, ये सब पे, ठीक है। और याद रखिए घर्षण बल जो है ना एक प्रकार का सकारात्मक बल है। घर्षण बल क्या है, एक प्रकार का सकारात्मक बल है। क्या है, सकारात्मक है और लाभकारी है। क्या है, लाभकारी है, ठीक, क्या है, लाभकारी है। जैसे कि दौड़ने में जब हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं तो रुकने के लिए क्या चाहिए, घर्षण बल चाहिए, ठीक है। और चलने में क्या चाहिए, रुकने के लिए घर्षण बल चाहिए। और नकारात्मक बल, नकारात्मक बल जो है ना वो क्या होता है, फिसलन हो गया, फिसलन हो गया, इसको नकारात्मक बल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिसलन कौन हो जाएगा आपका, नकारात्मक बल, जो जैसे कि आपका फिसलन हो गया। और याद रखिएगा स्नेहक हो गया, स्नेहक हो गया जिस पे हम लोग फिसलते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि स्नेहक जो है ना वो 3 होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, और एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक आपका जो है अस्थाई द्रव होता है। जैसे कि आपका ग्रीस हो गया, वैसलीन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई द्रव कहते हैं। और मोबिल क्या हो गया, द्रव हो गया। और आपका ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद आपका सीट मेटल हो गया, सीट मेटल हो गया, ग्रेफाइट सीट मेटल हो गया, ठीक है, ओपेक्यू हो गया, ठीक है। ये सभी आपका क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। देखिए लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में इस व्यवस्थित करे। तो स्थैतिक हो जाएगा, फिर सर्पी हो जाएगा, लोटनिक हो जाएगा। स्थैतिक होगा, सर्पी होगा, लोटनी, सबसे ज़्यादा स्थैतिक बल, फिर होगा सर्पी, फिर होगा लोटनी। विज्ञान ने गैसों तथा द्रवों को नाम दिया, तरल नाम दिया है। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो छत के पंखों में और साइकिल में और नाभिक हब में। हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जों को बीच में क्या लगाते हैं, तो तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं और ग्रेफाइट लगाते हैं, ठीक है। गति करने वाली वस्तुओं पर वायु कौन सा बल लगाती है, तो घर्षण बल लगाती है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगती है, तो विपरीत दिशा में लगती है। किस दिशा में, विपरीत दिशा में लगती है। तरल में कौन गति कर सकता है, तो मछली और पक्षी। जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होता है तो घर्षण बल लगता है, स्थैतिक घर्षण बल लगता है। कौन कम घर्षण बल लगता है, लोटनिक घर्षण बल होता है, क्योंकि वो पहिया की तरह घूमते रहता है। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु की आकृति और तरल की आकृति पर निर्भर करता है। जब हम किसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो घर्षण से क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाता है, तो ऊष्मा। कौन से वाहनों के टायरों खांचेदार होते हैं, तो कारों के, ट्रकों के और बुलडोजर के। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मिट्टी को हाथों में रगड़ लेते हैं। क्या करते हैं, हाथों में रगड़ लेते हैं, क्यों, घर्षण को कम करने के लिए। उसके बाद है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसको लोटनिक बल कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। अधिकांश मशीन में घर्षण को डैश कहा जाता है, तो बॉल बेयरिंग जो है उसके द्वारा आपका लोटनिक प्रस्थापित किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है, तो घर्षण बल में। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है, तो दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण, ठीक है। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद जो है ना रुक जाती है, तो घर्षण बल के कारण। टायरों की तिल्लियों को खांचेदार बनाकर के घर्षण बल अधिक किया जाता है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका प्रयोग होता है, तो वायु की गद्दी का, वायु का गद्दी का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल को घर्षण बल की माप कहते हैं, तो कौन है, सर्पी है। मशीनों में बॉल बेयरिंग लगने पर सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो लोटनिक घर्षण बल में। और घर्षण एक स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे ध्वनि के बारे में। देखिए ध्वनि क्या है, एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार का कंपन है। क्योंकि देखिएगा ध्वनि जो है ना क्या होता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ध्वनि एक प्रकार क्या है, कंपन है। ध्वनि क्या है, एक प्रकार कंपन है। और एक प्रकार क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, क्योंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। एक प्रकार क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्वनि क्या होता है, संपीड़न एवं विरलन के कारण क्या होता है, आगे बढ़ती है। संपीड़न व विरलन के कारण ध्वनि क्या होता है, आगे बढ़ता है। जो होता है अणु के गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। उष्मा अणु के गति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी तरंग का जो आवृत्ति होता है वो 1 सेकेंड में दोलने की संख्या, जो आपका जो दोलन की संख्या होता है वो हो गया,
ठीक है, उसी का क्या होता है, आवृत्ति होता है। और इसको हम लोग एच जेड में नापते हैं, ठीक है, एच जेड में नापते हैं। और एक चक्कर जो है ना एच जेड में, जैसे दोलन होता है ना, मान के चलिए ये हो गया आपका क्या होगा, पेंडुलम हो गया। और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, अब फिर जो यहाँ आएगा इसी को हम लोग एक दोलन कहते हैं। और इसको हम लोग किस में मापते हैं, एच जेड में मापते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइक्लिक यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, साइक्लिक प्रति सेकंड लिखते हैं, साइक्लिक प्रति सेकंड लिखते हैं, मतलब एक चक्कर जो होता है ना इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके। और आपसे पूछेगा कि आवर्तकाल जो होता है, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई जो होता है क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। और याद रखिएगा तरंग जो होता है ना दो होता है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो आपका ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। देखिए तरंग दो जो होता है, एक होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ना वो इस तरह से गमन करता है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है ना वो सीधा गमन करता है। क्या करता है, सीधा गमन करता है। तो आपका ये जो वाला भाग होता है ना, ये ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, श्रिंग कहते हैं। और ये जो आपका होता है, ये नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो यहाँ श्रिंग से लेकर के इस एक गर्त को पूरा करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पूरा करने में जो आपका डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। किससे लिखते हैं, इसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। किससे, लेमडा से लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रकाश तरंग जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। और प्रकाश का निर्वात में सबसे अधिक चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि का कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि जो है ना, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का लक्षण क्या होता है, याद रखिए। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। और इसका लक्षण जो होता है ना दो होता है, एक होता है इसमें तीव्रता और एक होता है तारत्व। ध्वनि का जो लक्षण होता है दो होता है, एक होता है तीव्रता और एक होता है तारत्व। तो तीव्रता से जो है ना क्या होता है, आयाम होता है। आयाम क्या होता है, धीमा या प्रबल होता है। तीव्रता से आयाम क्या होगा, धीमा या प्रबल होगा। और तारत्व जो होता है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है, और आयाम धीमा है या प्रबल है। और तारत्व जो है ना वो आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, या मोटा है या पतला, मोटा है या पतला, ठीक है। अगर पतला है तो आपका क्या होगा, इसीलिए आप देखिएगा लड़की लोगों का आवाज़ सुरीली होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है, इसीलिए पतला होता है। और लड़का लोग का आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है, इसलिए उसका तारत्व क्या होगा, मोटा हो जाएगा। क्या होगा, मोटा हो जाएगा। और तीव्रता और आयाम जो होता है ना वो एक दूसरे का समानुपाती होता है। यानी अगर तीव्रता अधिक होगा तो आयाम भी क्या होगा, अधिक होगा। तीव्रता अगर अधिक होगा तो आयाम क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिएगा। और तारत्व क्या होता है, तारत्व जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/आवृत्ति का। तारत्व जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/आवृत्ति का। यानी अगर आवृत्ति अधिक होगा तो तारत्व क्या होगा, कम होगा। और तारत्व अगर अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगा, कम होगा, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि तारत्व अगर मोटा है तो आवृत्ति क्या होगा, अधिक होगा। और तारत्व अगर पतला है तो आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। ध्वनि गमन नहीं कर सकता है निर्वात में। और श्रव्य तरंगे मनुष्य के किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज को, ठीक है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड जो है आपका रहता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, HZ में इसको मापते हैं। 20 HZ से कम को हम लोग अवश्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 से लेकर के 20,000 बीच के हर्ट्ज को हम लोग क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो प्राश्रव्य तरंग कौन निकालता है, तो वो आपका निकालता है चमगादड़। कौन निकालता है, चमगादड़। और तरंगदैर्घ्य का ये जो है एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है, आपका मीटर होता है। और कण किस के समान होता है, तो आपका हो जाएगा तनित, रबर और सीट के समान हो जाएगा। कण जो है किसके समान होता है, तनित, रबर और सीट के समान हो जाएगा।
आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित करती है? तो तारत्व और तीक्ष्णता, तारत्व और तीक्ष्णता निर्धारित करता है। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनित का तारत्व कैसा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको क्या बोले थे कि तीव्रता और आयाम क्या होता है? वो समानुपाती होता है। अगर तीव्रता अधिक होगा तो आयाम भी अधिक होगा, और आयाम अधिक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आंतर कर्ण संकेतों को कहाँ भेजा जाता है? तो मस्तिष्क में। कहाँ भेजा जाता है? आपका मस्तिष्क में भेजा जाता है। ध्वनि करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपाती होता है? तो ध्वनि के प्रबलता के समानुपाती होता है। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? तो कीप और फनल के जैसा होता है। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? तो संकीर्ण झिर्री बनी होती है। किस वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे या पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? उसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है, तो अवश्रव्य कहते हैं। श्रव्य क्या हो गया? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर उसको प्राश्रव्य कहा जाएगा। क्या कहेगा? प्राश्रव्य, जो कि चमगादड़, कुत्ता, ये सब क्या कर सकता है? इस चीज़ को सुन सकता है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे? तारत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम लोग तारत्व कहेंगे। ठीक है। ध्वनि का वह लक्षण जिनके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों के बीच अंतर किया जा सकता है, उसको गुणता कहते हैं। ध्वनि किसमें प्रवेश करती है? तो वह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिर पर एक पतली जनित झिल्ली होती है, उसको कर्णपटल कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक डेसिबल में होता है? और एचजेट आवृत्ति किसके बराबर होता है? तो 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसा होगा? तीखी हो जाएगा। कर्णपटह जो होता है को कौन कंपित करता है? तो ध्वनि के कंपन। तबले को की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कमयान, मतलब उसमें जो जो लगा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तानित झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तानित झिल्ली कहते हैं। उसके बाद है कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कमायान वाली वस्तु जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। एक महिला की ध्वनि किसी पुरुष की अपेक्षा क्या होगा? अधिक तीखा होगा। अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, हल्ला गुल्ला। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम। क्या होगा? आयाम होगा। और आयाम अधिक होगा तो तीव्रता भी अधिक होगा, और तीव्रता जब अधिक होगा तो आयाम भी क्या होगा? अधिक होगा। कम होगा दोनों में, अगर दोनों कम, एक कम होगा तो ये दूसरा भी कम। याद रखेगा। ध्वनि का तारतम्य निर्भर किस पे करता है? आवृत्ति पे। और जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पिच कहते हैं। उसके बाद है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगे डैश के द्वारा सुनाई देता, तो विवर्तन के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होता है? तो आयाम के। और वायु में ध्वनि 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 100 डेसीमीटर का प्रबलता संगत होता है यंत्र कणों के शोर पे। और मनुष्य के मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 1269। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130। जल में ध्वनि का चाल कितना प्रति सेकंड होता है? 1483। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल प्रति सेकंड कितना होता है? 6420। और 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और एक एकल आवृत्ति की आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। अब आता है हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। देखिए, वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज का बना होता है? तो तांबे की प्लेट का। संक्षारण तथा जंग से बचने के लिए लोहे पर किसका कलाई कहता है? तो जस्ता का, यानी कि जिंक का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? विद्युत का सुचालक कहलाता है। जो नहीं देता वो विद्युत का कुचालक होता है। जो पदार्थ अपने से नहीं देते हैं उसको विद्युत का कुचालक कहते हैं। और जिस विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और चुंबक 2 प्रकार का, तो एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? जो आपका किसका बना होता है? स्टील का या इस्पात का बना होता है। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? मृदु लोहा का बना होता है, सॉफ्ट का। और याद रखिएगा, जो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा जब तक चलेगी तब तक रहेगा, और जब विद्युत धारा बंद हो जाएगा परिपथ में तो चुंबकीय प्रभाव भी बंद हो जाएगा। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो खरोंचों का। किसका?
खरोंचों का प्रतिरोध करता है। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक है? तो अशुद्ध जल, अशुद्ध जल। किसी चालक विलयन से विद्युत प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया। यह दो प्रकार का होता है, अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक, एक होता है भौतिक। तो रासायनिक को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन भौतिक को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। वायु विद्युत की क्या है? तो अर्धचालक है। प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कौन होता है? खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण आवश्यक होता है। कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस ओर आकर्षित करता है? तो इलेक्ट्रोड की ओर। एलईडी जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है, कितने तार जुड़े होते हैं? तो 2। और एलईडी जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, और इसको भी हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, के साथ एलईडी जिसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, कितने प्रकार के तार जुड़े होते हैं? तो 2। और एलईडी के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लीडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडर्स कहते हैं। उसके बाद विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित वस्तु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोड पर किसके बुलबुले बनते हैं? तो गैस के। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें नियोजित हो जाती है तो कॉपर, कॉपर सल्फेट और सल्फेट। एलईडी जुड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है? लंबा होता है। स्नान गृह की टोंटी और गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पे किसका लेपन होता है? तो क्रोमियम का लेपन होता है। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो चमकदार दिखाई देता है। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो टीन का। ठीक है। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका समान उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। विद्युत सेल के प्रकृति में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो धन टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी व मोटी रेखा किस टर्मिनल को? तो आपका ऋण टर्मिनल को। संयोजन तार किसकी बनी होती है? तो तांबे का बना होता है। बैटरी किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन को बैटरी कहते हैं। फिलामेंट बल्ब में एक पतले तार को फिलामेंट कहते हैं, जिसका उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है, जो सीसा और टीन का मिश्रण है। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो उसमें प्रभाव के कारण। दीप्त 2 होता है, एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। दीप्त का अपना खुद का प्रकाश होता है, अदीप्त का खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे सूरज हो गया, बल्ब हो गया, उसका खुद का प्रकाश होता है। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रवाहित को सुचालक के प्रतिरोध को संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो जूल का नियम कहते हैं। और कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है? तो जूल का नियम जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, जैसे आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा है ना, इसका प्रभाव 3 होता है। एक होता है उसमें प्रभाव, दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। तो उसमें प्रभाव जो होता है ये जूल ने दिया था, चुंबकीय प्रभाव एचसी और स्टेट ने दिया था, और रासायनिक प्रभाव फेराडे ने दिया था। जैसे कि प्रिंट मशीन हो गया, बैटरी हो गया, विद्युत लैंप हो गया, ये सब रासायनिक प्रभाव है। ठीक है। और स्टेट के द्वारा गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सभी क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है। हीटर हो गया, फ्यूज हो गया, आयरन हो गया, ये सभी क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है। धन आवेश तथा ऋण आवेशित, धन आवेश तथा ऋण आवेश जो है ना, शब्द के लिए बेंजीन शब्द के लिए जो है ना हम लोग क्या करते हैं? बेंजामिन ने इस चीज़ का प्रयोग किया था। कौन धन आवेशित है, कौन ऋण, यानी धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बेंजामिन ने किया था सर्वप्रथम। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को किसने बताया था? तो फ्रैंकलिन थेल्स ने बताया था, फ्रैंकलिन थेल्स ने। ठीक है। यानी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को किसने? तो आपका कौन ने? थेल्स ने। कौन? थेल्स ने। और आपका जो है ना धन आवेशित और ऋण आवेशित बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अर्थ का विभव जो होता है ना वो क्या होता है? 0 होता है। अर्थ का विभव क्या होता है? वो आपका क्या होता है? 0 होता है। कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस कहता है पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, कौन सी परत जो है भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो वो आपका भूपर्पटी हो जाएगा। क्या होगा? भूपर्पटी होगा। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भू संपर्क कर्ण कहते हैं, जिसको अर्थिंग भी हम लोग कहते हैं। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है।
प्रकाश की चमकीली उत्पन्न होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। भूकंप आने की संभावना कहाँ अधिक होती है? तो जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है, जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो क्या अर्जित होता है? तो घर्षण अर्जित होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं? तो धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको धनावेशित कहते हैं। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होता है तड़ित। क्या पैदा होता है? तड़ित पैदा होता है। सन 1752 में किस वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज़ को दर्शाया था 1752 में। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो पैमाने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कर सकता है, तो आकर्षित कर सकता है। आपने अक्सर बचपन में किया होगा। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच होता है आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। गुजरात के भुज जिले में बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 26 जनवरी 2001 में। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां ध्वनि उत्पन्न करती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। तड़ित झंझावत के समय हमें क्या नहीं छूना चाहिए? तो टेलीफोन, विद्युत तार, धातु के पाइप हमें नहीं छूना चाहिए। ठीक है, बिजली जो चमकता है ना उसको बोल रहा है। त्वरित बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो खुली जगह में घुटने के पास सिमटकर नीचे बैठ जाना चाहिए। भूकंप प्लेटों की गतियां के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? भूकंप होता है। तो कौन सा क्षेत्र होता है? तो भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहलाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में कहां पर भूकंप आया था? जम्मू कश्मीर के तंगधार में। भूकंप किसके कारण आते हैं? तो पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण। उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के होने से भूकंप आता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम कौन सा आवेश अर्जित करेगा? तो ऋण आवेशित अर्जित करेगा। गरज वाले तूफानों के बनते समय निचले किनारों पर संचित हो जाते हैं, तो ऋण आवेशित संचित हो जाते हैं। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 6 ओम होगा। क्या होगा? 6 ओम होगा। देखिए आपको पता होगा कि 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है। इसको 1, 2, 3 भी बोला जाता है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा तो 444 ओम होगा। बैटरी के किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है? तो डीसी धारा। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एसी होता है, अल्टरनेट करंट। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो R/V/I, R बराबर V/I, R बराबर V/I है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्माधारा को क्या कहते हैं? वर्ग के समानुपाती होती है। ये वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। किसमें धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो प्रतिरोध में नहीं होता है। कूलॉम का नियम में के को क्या कहा जाता है? तो समानुपातिक नियतांक, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कैसा होता है? धन आवेशित। जो ग्रहण करता है वो कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको ऋण आवेशित कहते हैं। आगे है प्रकाश, जिसको लाइट बोलते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको समझना है, आप समझिए। जैसे देखिए विद्युत धारा प्रभाव के बारे में हमने बताया था आपको। ये 3 तरह का होता है। एक होता है उष्मीय प्रभाव, एक होता है चुंबकीय प्रभाव और एक होता है रासायनिक प्रभाव। तो उष्मीय प्रभाव का खोज जूल ने किया था। चुंबकीय प्रभाव का खोज H.Z. ऑस्टेट ने किया था, जो कि गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सभी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। अब आता है रासायनिक प्रभाव, जो कि फ्राडे ने खोजा था इनको। जैसे आपका प्रिंट मशीन हो गया, बैटरी हो गया,
विद्युत लेपन हो गया, ये सभी आपके रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा दो तरह के गुण दिखाते हैं, एक ऋण आवेशित होता है, एक धन आवेशित होता है। इन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को फ्रैंकलिन जो है दिखाया था, थेल्स ने दिखाया था। वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है इसको थेल्स ने सबसे पहले दिखाया, और धन आवेश और ऋण आवेश का प्रयोग जो सबसे पहले शब्द का किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, देखिए अर्थिंग जो होता है ना उसका विभव हमेशा जीरो होता है। अर्थिंग का विभव कितना होता है? जीरो होता है। और अर्थ वायर जो होता है ना मोटा व कॉपर का बना होता है, मोटा होता है और कॉपर का बना होता है। तो इसलिए करके प्रतिरोध बराबर यानी आर बराबर आप क्या बोल सकते हैं, ये आर जो है ना वो समानुपाती होता है 1/a का। आर जो है वो समानुपाती होता है 1/a का, यानी प्रतिरोध अगर आपका अधिक होगा तो एरिया क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब प्रतिरोध अगर जब कम होगा तो एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, आपको याद रखना है। वहीं पे ओम का नियम से H बराबर I² RT भी होता है और I बराबर V/R भी होता है, I बराबर V/R भी होता है। अर्थ का वायर जो है क्या होता है? क्षेत्रफल मोटा होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, एवं धारा अधिक एवं हीट क्या होगा? कम होगा। याद रखिएगा, यदि अर्थ का वायर क्षेत्रफल अगर उसका मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, और धारा अधिक होगा एवं हीट क्या होगा? कम होगा। भूकंप की ध्वनि 20 हर्ट्ज, भूकंप की ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे कुत्ता बिल्ली आसानी से क्या करता है? सुन सकता है। क्या कर सकता है? सुन सकता है। अब हम लोग आते हैं प्रकाश पर। देखिए ये जो आपका प्रकाश है आपको पता होना चाहिए कि जो रोमन प्रभाव हुआ था, ठीक है, सबसे पहले इसको उसने मतलब कि पता लगा तो उसको नोबेल भी मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्रकाश क्या करता है? सभी पृष्ठों से परावर्तित होती है। प्रकाश क्या होता है? सभी पृष्ठों से जब परावर्तित होता है तब हमें वस्तुएं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ जो तरंगे होते हैं, अनुप्रस्थ जो तरंगे होते हैं वो सीधी गमन करती है और इसको मीडियम का जरूरत नहीं है, इसको मीडियम का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। और आपको याद रखिएगा कि आगे चलिए, रहने दीजिए इसको, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है और उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और याद रखिएगा हमारा आंख का जो कलर होता है ना वो आइरिस पे डिपेंड करता है, और आंख में प्रकाश कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए ये भी आपका आइरिस ही नियंत्रण करता है। ठीक है, और आंख में आपका तीन तरह का दोष होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को बायोफोकल लेंस से ठीक करते हैं, और निकट को हम लोग जो है अवतल लेंस से, और दूर को हम लोग उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होगा? तो बैगनी कलर के लिए अधिकतम होगा। दूर दृष्टि दोष प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बन जाता है, और निकट रेटिना के आगे बन जाता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट में। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। परावर्तन का नियम क्या है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपको पता होगा ये समतल दर्पण है, ये लंब है, यहाँ से आपका किरण आया आपतित हुआ और यहाँ से हुआ परावर्तित हुआ, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जितना होगा वो क्या होगा? आपका सदैव बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या होते हैं? वो एक ही तल पे होता है, एक ही तल पे होता है। रेटिना किससे बना होता है? तो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। सूर्य से प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। इसका पता किसने लगाया? न्यूटन ने लगाया था। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपके किस कारण दिखाई पड़ते हैं? तो परावर्तित के कारण। नेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु से हटा देने पर कब तक बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक जो है बना रहता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। जब सभी समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो विस्तृत परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन कहते हैं। नेत्र के पारदर्शी अग्र भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ कहते हैं और मंडल कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ कहते हैं और मंडल कहते हैं। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उनको क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है उसको दीप्त पिंड कहते हैं। ब्रेल सिस्टम किससे संबंधित है? तो चतुष्विकृति युक्त व्यक्तियों से, चतुष्विकृति युक्त व्यक्तियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin R होता है।
ठीक है, स्नेल के नियम याद रखिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। और नेत्र का जो हमारा न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, डायोप्टर में मापते हैं, जो उसका क्षमता होता है। जब प्रकाश के नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल पर, यानी कि कॉर्निया पर होता है। ठीक है, किसी दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है, उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की भांति कार्य करता है? तो अवतल दर्पण की भांति। और चम्मच का बाहरी सतह जो है उत्तल दर्पण की भांति काम करता है। टॉर्च, कार तथा स्कूटरों के अग्रदीप के प्रावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? अवतल होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। देखिए समझिए, जैसे कि ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये क्या हो गया? अवतल लेंस। किनारा दोनों मोटा होगा, बीच में क्या होगा? पतला होगा। और ये हो गया आपका उत्तल लेंस, जो कि क्या होगा? किनारा पतला होगा और बीच में क्या होगा? मोटा होगा। याद रखिएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल लेंस। एक गोलाकार दर्पण किसकी प्रावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है? तो अवतल लेंस दर्पण का जो है मुड़ा हुआ होता है। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफल चाल नियत रहती है। तो केपलर के किस नियम के अनुसार? तो द्वितीय नियम के अनुसार। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो वह झुकती है अभिलंब से दूर की ओर और तीव्र गति से, अभिलंब की दूर की ओर तीव्र गति से। सबसे ज़्यादा घर्षण किसके मध्य होता है? तो ठोस और ठोस वस्तुओं के बीच मध्य घर्षण होता है। स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। संबंधित माध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अवतल लेंस की नाभिक की लंबाई कैसी होती है? तो ऋणात्मक होता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर, इसी को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष है। वस्तु को जहां पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहां? तो फोकस बिंदु पर। किसी सघन माध्यम में वह दोष आपतन कोण जिसके लिए यह विरल माध्यम में आपतित कोण 90 डिग्री हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो क्रांतिक कोण कहलाता है। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किसके कारण टेढ़ी ही दिखाई पड़ती है? तो अपवर्तन। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। किसमें कार्य करते हैं? विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में। अब थोड़ा सा समझिए, इसमें आपको मैं जो बता रहा हूं, देखिए प्रकाश क्या होता है? सभी पृष्ठों से परावर्तित होती है। प्रकाश सभी पृष्ठों से क्या होती है? परावर्तित होती है। अपरावर्ती का नियम जो है सभी दर्पण एवं सभी पृष्ठ पर लागू होता है। जो ये परावर्तन का जो नियम होता है ये सभी दर्पण एवं सभी पृष्ठों पर क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये सबसे अधिक प्रदूषित गैस है। क्या है ये? सबसे अधिक प्रदूषित गैस है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, ये डाइऑक्साइड पर क्या होता है? कोयला फैक्ट्री से निकलती है। ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये कोयला फैक्ट्री से निकलता है। याद रखिएगा। और CO2 मैक्सिमम गैस क्या होता है? उपस्थित होता है। यानी CO2 क्या होता है? मैक्सिमम गैस उपस्थित होता है। कहाँ पे? तो कोयला फैक्ट्री में। कोयला फैक्ट्री में क्या होता है? ये मैक्सिमम रूप में उपस्थित होता है। अब हमारा क्लास 9 आ गया है। क्लास 9 और पहला है इसका हमारे आसपास के पदार्थ।